स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बिहार दरोगा पीटी 2021 का आज टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। और ये एडिटेरिया का टेस्ट सीरीज़ है। और आप लोग सोच रहे होंगे ये किताब का होगा, तो किताब में आप ये टेस्ट सीरीज़ खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये सब पब्लिक डोमेन में है। ये टेस्ट सीरीज़ एडिटेरिया के द्वारा ही जारी किया गया था। लेकिन अब ये मुझे नहीं पता कि आप लोगों के पास ये पीडीएफ आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, चलिए हम लोग ये टेस्ट सीरीज़ देखते हैं। पुराना ही सही है, लेकिन ये पहले ऑफलाइन सेंटर वगैरह का कुछ जो टेस्ट सीरीज़ था जो एडिटोरिया की तरफ से जारी किया जाता था पब्लिक डोमेन में, वही ये सब टेस्ट सीरीज़ जमा किया गया है। ठीक है, तो आप लोग चलिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग देख लीजिए। करेंट अफेयर्स के यहाँ मैं क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि वो पुराना था करेंट अफेयर्स का। यहाँ पे 25 से लेके टोटल 100 तक यानी टोटल 75 क्वेश्चन का मैं इसमें जीके का क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें मैं करवाने वाला हूँ। तो आप लोग जरूर देखिए, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कब का है कब का नहीं है। हाँ, ये किताब का नहीं है, ये श्योर है। तो किताब अगर आप लोग देख रहे होंगे उसके अलावा है ये। और आप लोग पूरा देखिए, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर इसे कंटिन्यू करें या फिर नहीं करें। ठीक है, तो चलिए आप लोग का ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। इसे थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। मैं हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग करूंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरबों के द्वारा। अरबों की ओर से मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत के सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 26 में, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1565 ईस्वी में। तो 1565 ईस्वी में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर का पतन हो गया। नेक्स्ट है ये 27 नंबर। 27 बोल रहा है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो इसमें देखिए, एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन में ही हो गया और एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिया गया है। तो 27 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे और लक्ष्मण सेन एकीकृत बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में। 28 बोल रहा है कि महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था? तो 28 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट है ये 29 नंबर। 29 बोल रहा है कि किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान पहली बार हुणों का आगमन हुआ? ठीक है, तो हुणों का यहाँ पे हुणों ऐसे लिखाता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 29 का जो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त। ठीक है, यहाँ पे स्कंदगुप्त दिया गया है, स्कंदगुप्त इसका आंसर हो जाएगा। हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ और स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का भी जीर्णोद्धार किया था। अब आइए 30 नंबर में। 30 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि किस शासक को उग्रसेन, एकराट एवं सर्वत्रांक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है? तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, महापद्मानंद। महापद्मानंद नंद वंश के संस्थापक थे, जिन्हें उग्रसेन, एकराट और इसको सर्वत्रांक आदि उपाधियां प्रदान की गई थी। 31 नंबर आइए। 31 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है? तो सुमलित नहीं है, तो 31 के यहाँ पे डी जो है वो सुमलित नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन, यहाँ पे जो नरसिंह वर्मन प्रथम, बी में नरसिंह वर्मन प्रथम है और डी में भी नरसिंह वर्मन प्रथम है। तो यहाँ पे डी का जो है वो सही सुमलित नहीं है, नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएगा डी में, जो कि कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए 32 नंबर। 32 बोल रहा है, मिलिंद पन्ह में राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है, वह बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, नागसेन। ठीक है, और इसमें क्या था कि राजा मिलिंद प्रश्न पूछ रहे थे
और नागसेन का उसमें उत्तर का वर्णन है। 33 नंबर आइए। 33 की कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो 33 का बहुत लोग को याद होगा, ऑप्शन डी लाहौर। और कुतुबुद्दीन का कार्यकाल था 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक, और ये दास वंश का संस्थापक था जिसको ममलूक वंश भी बोला जाता है। और उसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई, और इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 34 नंबर में। 34 नंबर में यहां पे आप लोग को मैच करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं लिस्ट, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया गया, सूची 1 और सूची 2 है, ठीक है। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमलित हो जाएगा। पहला का सी आदिल शाह हो जाएगा, बीजापुर से संबंधित है। और कुतुब शाही, दूसरा कुतुब शाही गोलकुंडा हो जाएगा। और निज़ाम शाही जो हो जाएगा वो अहमदनगर हो जाएगा। और इमाद शाही जो है वो आपका बरार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। 35 नंबर आइए। मुगल प्रशासन में तनख्वाह के बदले दी गई भूमि को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो 35 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी जागीर भूमि। तनख्वाह के बदले दी गई भूमि को जागीर भूमि के नाम से जाना जाता था। और खालसा भूमि जो था वो बादशाह के नियंत्रण में भूमि होता था। और मदद ए मास ये लगान मुक्त भूमि जो अनुदान में दी गई हो। और चाचर भूमि जो है वो 3 या 4 वर्षों के अंतराल पर खेती करना को उसको चाचर भूमि कहते थे। नेक्स्ट आइए 36 नंबर। 36 बोला कि किस भारतीय ने कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की है। और वे गांधी जी के गुरु थे, उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट आइए 37 नंबर। 37 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। इल्बर्ट बिल जो है वो सुमलित नहीं है। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के काल में आया था, और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 1884 से 1888 ईस्वी। 38 नंबर आइए। 38 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है। तो 38 का देखिए यहाँ पे सी जो है निम्बकाचार्य, ये सुमलित नहीं है। निम्बकाचार्य है द्वैतावाद के, ठीक है। और शुद्ध द्वैतावाद के थे, ये शुद्ध द्वैतावाद के थे वल्लभाचार्य, ठीक है। 39 नंबर आइए। 39 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है। तो 39 का यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सुमलित नहीं है। द लीडर यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले दिया गया है, जो कि गलत है। द लीडर पत्रिका के संपादक मदन मोहन मालवीय हैं, और उनकी एक अन्य पत्रिका अभ्युदय भी है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 नंबर आइए। 40 में बोल रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। नेक्स्ट आइए 41 नंबर। 41 बोल रहा है कि किस व्यक्ति के नेतृत्व में वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। तो 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद ने HSRA की स्थापना की थी, जबकि HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1924 ईस्वी में सचिन नाथ सन्याल ने की थी, ठीक है। अब आइए 42 नंबर में। 42 बोल रहा है कि किस घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो 42 का तो सभी जानते होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, चौरी चौरा कांड। देखिए चौरी चौरा कांड जो है वो बहुत जगह देखिए 4 फरवरी लिखता है, 4 फरवरी 1922 की घटना है, ठीक है। और बहुत जगह 5 फरवरी 1922 को है, लेकिन 4 फरवरी जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है, क्योंकि इस दिन भी शहादत दिवस मनाते हैं इसी के वजह से, ठीक है। तो चौरी कांड जो है वो 4 फरवरी 1922 की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था।
और आप लोग, मैंने दोनों बता दिया, आप लोग एक बार एनसीईआरटी के बुक में एक बार सही से देख लीजिएगा कि क्या है उसमें आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आइए 43 नंबर, 43 है कि किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। तो 43 का देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए ऑपरेशन जीरो आवर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में चलाया गया था और इसके तहत सभी बड़े नेताओं जैसे गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू आदि को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट आइए 44 नंबर, 44 बोल रहा है कि किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CF एंड्रयूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अंग्रेजों को दोषी ठहराया और इसे जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट आइए 45 नंबर, 45 बोल रहा है कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 46 नंबर, 46 बोल रहा है कि भारत में विदेशी विनिमय दर फॉरेन एक्सचेंज रेट की निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें हो जाएगा प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली को अपनाया गया है और इसमें अधिक उतार चढ़ाव आने पर आरबीआई उसे सामान्य स्तर पर लाने का भी प्रयास इसमें करता है। नेक्स्ट आइए 47 नंबर, ट्रिप्स इज रिलेटेड टू, मतलब ट्रिप्स किससे संबंधित है। तो ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इसका संबंध विश्व व्यापार संगठन से है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 48 नंबर, 48 बोल रहा है कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहां पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनेवा में। नेक्स्ट आइए 49 नंबर, 49 बोल रहा है कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो 49 आप लोग को सभी जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमन है। तो यहाँ पे केंद्रीय वित्त मंत्री ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आइए 50 में, 50 बोल रहा है नंबर कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स कौन है। तो 50 का इसमें हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 सभी जो है वो हमारा डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आइए 51 नंबर, 51 बोल रहा है कि भारतीय कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग के लिए निम्न में से कौन सी संस्था कार्य करती है। तो 51 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3, यानी कि तीनों, और ये सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। 52 नंबर में आइए, एलके झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो एलके झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स से है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट आइए 53 में, 53 में बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है। तो 53 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल किया गया है। 54 नंबर आइए, 54 बोल रहा है कि लोक अदालत में दिए गए निर्णयों के विरुद्ध कहां अपील की जा सकती है। तो 54 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी भी अदालत में नहीं। देखिए लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होता है और इसके विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। तो ये एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जनरली लोग कंफ्यूज करते हैं। तो 54 नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 55 में, 55 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का आपका ऑप्शन ए, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से। नेक्स्ट आइए
56 नंबर। 56 बोल रहा है कि बिहार में ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होता है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ग्राम सभा के प्रथम बैठक से। ठीक है, प्रथम बैठक के दिन से 5 वर्ष तक का इसका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट आइए 57 नंबर। 57 बोल रहा है बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र देता है। तो किसको देता है? तो ये हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। ठीक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब है। तो पंचायत का मुखिया हो या उप मुखिया हो, अपना त्याग पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को ही देता है। 58 नंबर में आइए। 58 बोल रहा है कि पिछड़ा आयोग से संबंधित मंडल आयोग अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 1980 में। एक्चुअली में देखिए 1978 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और जिसने अपनी रिपोर्ट 12 दिसंबर 1980 में पेश की। नेक्स्ट आइए 59 नंबर में। 59 बोल रहा है कि भारतीय संविधान अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार अपना पद धारण करेंगे। 60 नंबर में आइए। 60 नंबर बोल रहा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल को यह शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो 60 का यहां सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 200 के तहत। तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास यह शक्ति है कि वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। 61 नंबर आइए। 61 में बोल रहा है कि अंतरराज्यीय व्यापार पर कर लगाने के लिए कौन अधिकृत है? तो अंतरराज्यीय व्यापार पर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद। अंतरराज्यीय व्यापार पर कर लगाने तथा कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है क्योंकि यह संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट आइए 62 नंबर में। 62 बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट आइए 63 नंबर। 63 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं? तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और यूपीएससी के अध्यक्ष के पेंशन तथा भारत सरकार का ऋण भार भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद 266 में किया गया है। नेक्स्ट 64 आइए। 64 में बोल रहा है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट आइए 65 नंबर में। 65 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है? तो 65 का सही होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट आइए 66 नंबर में। 66 नंबर बोल रहा है भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पे, यानी कि रीजनल रिप्रेजेंटेशन पे। नेक्स्ट आइए 67 में। 67 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है, यानी कि आइसलैंड है। तो 67 का बी हो जाएगा, दीव। ठीक है,
द्वीप गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी तट से दूर स्थित एक द्वीप है जो एक ज्वार भाटा से मुख्य भूमि से अलग है। तो ये भी एक इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है ये 68 नंबर में। 68 बोल रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो 68 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड क्लिफ लाइन। तो देखिए रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा तो भारत पाकिस्तान, मैकमोहन लाइन हो जाएगा तो भारत चीन, डूरंड लाइन हो जाएगा तो पाकिस्तान अफगानिस्तान, और मैगिनॉट रेखा है फ्रांस और जर्मनी के बीच। 69 में आइए। 69 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेशित नहीं है, यानी कि कंट्री इज नॉट लैंड कवर्ड। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो 69 का ऑप्शन हो जाएगा डी, रूस। रूस भू आवेशित देश नहीं है। विश्व में कुल 44 देश जो हैं वो भू आवेष्टित देश हैं। 70 आइए। 70 बोला कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिपी किला। ठीक है, तो सिप किला दर्रा जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला जो है भारत को चीन से, बनिहाल जो है जम्मू से श्रीनगर को, और बुर्जिल दर्रा जो है वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। नेक्स्ट आइए 71 नंबर। 71 बोल रहा है कि कौन सा राज्य आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। और पश्चिम बंगाल हो जाएगा गोभी के उत्पादन में, और बिहार जो है वो लीची के उत्पादन में। नेक्स्ट आइए 72 नंबर। 72 बोल रहा है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो 72 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट को। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में से कोमोलंगा के नाम से जाना जाता है। बृहत हिमालय में स्थित यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। 73 नंबर आइए। 73 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? यहां पे नहीं पूछा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरावती। अमरावती कावेरी की सहायक नदी है जो तमिलनाडु में बहती है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए 74 नंबर। ठीक है, 74 में बोल रहा है कि सुम्मिलित कीजिए परियोजना है और संबंधित राज्य है। तो देखिए 74 का यहां पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोसी परियोजना बिहार से, नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में, मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में, और हीराकुंड उड़ीसा में है। नेक्स्ट आइए 75 नंबर में। 75 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है? तो 75 का इसमें डी हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में चलने वाली गर्म जलधारा है जिससे भारतीय मानसून प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट आइए 76 नंबर। 76 बोल रहा है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है। तो 76 का देखिए ये पूछा हुआ भी है एग्जाम में, ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, तो शीतकालीन में भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। नेक्स्ट आइए 77 में। 77 नंबर बोल रहा है कि पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सदाहरित। और पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय प्रदेश है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इस कारण यहां सदाहरित वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए 78 में। 78 बोल रहा है कि बिहार में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्णपाती वन। देखिए यहां पे आप लोग बिहार दरोगा है जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये क्वेश्चन को देखें। ठीक है, और जो बिहार वनपाल, बिहार पुलिस, जो भी बिहार से संबंधित एग्जाम है उसकी जो तैयारी करते हैं वो हमारा ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। और जो भी स्टडी मटेरियल होता है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड करता हूँ, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके ये हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। 79 नंबर क्वेश्चन में आई, नकटी पक्षी बिहार किस जिले में है? तो 79 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जमुई में। नेक्स्ट आइए 80 नंबर। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है।
भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंगेर में। तो ये बिहार में है। 81 नंबर में आइए। 81 बोरा कोसी परियोजना किस वर्ष बनकर तैयार हुई? तो 81 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1965 में। और कोसी बांध परियोजना की शुरुआत 1954 में हुई थी और यह 1965 में बनकर तैयार हुई थी। नेक्स्ट आइए 82 में। बोरा की शक्ति का मात्रक होता है। तो देखिए शक्ति बराबर यानी कि पावर बराबर क्या होता है? वर्क बाय टाइम, W/T। ठीक है, तो जूल पर सेकेंड हो जाएगा और एक इसी को बोलते हैं वाट। तो देखिए तो वाट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगर जूल पर सेकेंड रहता तो ये भी इसका यूनिट हो जाता। तो वाट और जूल पर सेकेंड इसका यूनिट होता, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 83 में आइए। 83 बोरा की सुमलित कीजिए। तो यहाँ पे आपका डिवाइस दिया गया है, उससे क्या मेजर करते हैं वो भी इसमें दिया गया है। तो देखिए 83 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 लाइन से मिला हुआ है। हाइड्रोमीटर द्रव की अपेक्षिक घनत्व, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, पायरोमीटर उच्च तापमाप, लैक्टोमीटर दूध का अपेक्षिक घनत्व। नेक्स्ट आइए 84 नंबर में। 84 बोरा की बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होता है? तो 84 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय गतिकी नियम से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, द्वितीय नियम क्या बोलता है? जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती एवं द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 85 नंबर में आइए। 85 बोरा निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्य जो है वो सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है यानी कि स्केलर है, और बाकी सभी सदिश राशि है यानी कि वेक्टर है। नेक्स्ट आइए 86 नंबर में। 86 बोरा है प्राथमिक इंद्रधनुष में होता है। तो 86 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 87 में आइए आप। 87 बोरा कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? यहाँ पे जंतु पूछ दिया, तो 87 ये भी आप लोग याद रखिएगा। 87 का हो जाएगा सी, युगलीना। देखिए एक चीज याद कर लीजिए, युगलीना एवं क्लेमिडो मोनास। ठीक है, युगलीना एवं क्लेमिडो मोनास में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। 88 में आइए। 88 बोरा सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा इसका सी, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। 89 नंबर में आइए। 89 बोरा है निम्न में पादप हार्मोन नहीं है। तो किसमें पादप हार्मोन नहीं है? तो 89 का जो है वो सी हो जाएगा, फाइटोक्रम में पादप हार्मोन नहीं है। 90 नंबर आइए। 90 बोल रहा है, 90 नंबर बोल रहा है सुमलित कीजिए। तो यहां पे देखिए तो सुमलित कीजिए, तो 90 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है, खनिज उद्ग्रहण जीव द्रव्य में, श्वसन जो होता है वो सूत्रकर्णिका हो जाएगा, और प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम इसका सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट आइए 91 नंबर में। 91 बोल रहा है कि निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? ठीक है, तो 91 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसस नामक जीवाणु से होता है यानी कि बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट आइए 92 नंबर। 92 बोल रहा है कि नाभि की खोज किसने की? तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रदरफोर्ड ने। और कब की थी? 1911 ईस्वी में। 93 में आइए। 93 बोल रहा है कि एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो एक्वारेजिया बहुत बार पूछा गया है, कभी कभी इसका अनुपात रेशियो भी पूछ देता है। तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन सी, HCl HNO3। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, जिसमें HCl का 3 भाग और नाइट्रिक एसिड का 1 भाग मिलाकर एक्वारेजिया बनाया जाता है। तो HCl:HNO3 हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा 3:1। 94 में आइए।
94 बोल रहा है कि दूध उदाहरण है, तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पायस का। 95 में आइए, प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है तो किसका पॉलीमर है प्राकृतिक रबड़, तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसोप्रीन का। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आइए 96 नंबर, एक बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो 96 का जो सही आंसर हो जाएगा वो किण्वन हो जाएगा, यानी कि फर्मेंटेशन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 97 नंबर, जैव विविधता दिवस, ठीक है, जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, तो 97 का सबको याद होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 22 मई को। नेक्स्ट आइए 98 नंबर में, वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया गया था, तो 98 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1980 में। नेक्स्ट आइए 99 नंबर, 99 बोल रहा है कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है, तो 99 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव उत्पन्न करती हैं। और इस टेस्ट का, टेस्ट नंबर 2 का आपका आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर, 100 नंबर क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है, तो 100 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन इसका जो है वो मुख्य प्रदूषक के रूप में होता है। तो दोस्तों मेरा जो एम है वो यूट्यूब के माध्यम से और अपने टेलीग्राम के माध्यम से कम 100 प्लस टेस्ट सीरीज, ठीक है, आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें तैयारी करवाएंगे, और उससे उम्मीद है कि 50 से 60 क्वेश्चन आपका उसी से आएगा, ठीक है। और इस तरह से आप हमारा यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 जरूर ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और इसी तरह का अगर टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो कमेंट में बोलिए कि सर कंटिन्यू इसे कीजिए, ठीक है। और भी मैं बेहतर थर्ड पार्टी का टेस्ट सीरीज और कुछ अपना भी टेस्ट सीरीज आपके सामने मैं लाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।